हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये अध्याय कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। इस अध्याय में हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे जो मौर्य साम्राज्य के थे। यहाँ हमें यह जानना होगा कि यह साम्राज्य उन राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा था जो इससे पहले मौजूद थे। राज्यों की तुलना में साम्राज्यों के क्षेत्र बड़े होते हैं, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें बड़ी सेनाओं द्वारा सुरक्षित करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा साम्राज्यों में बड़ी संख्या में अधिकारियों यानी ऑफिशियल्स की आवश्यकता होती है जो कर यानी टैक्स एकत्रित करते हैं। लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समर्थन मिला, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार अगले शासक बने और फिर सम्राट अशोक आए। भारतीय इतिहास के लोकप्रिय शासकों में से एक विशाल साम्राज्य के निर्माण के लिए इन तीनों शासकों को श्रेय देना चाहिए। आइए मौर्य साम्राज्य पर एक नज़र डालें। साम्राज्य में कई शहर थे। इनमें राजधानी पाटलिपुत्र के साथ तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर शामिल थे। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का एक प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। व्यापारी, राजा के अधिकारी और शिल्पकार जैसे लोग शायद इन शहरों में रहते थे। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र पर नजर डालते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, यह एक विशाल और खूबसूरत शहर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। शहरों के अलावा किसानों और चरवाहों के गांव थे। गांव हमेशा प्रशासन की मूल इकाई रहे हैं, जिसने शासकों को भारी भू राजस्व प्रदान किया। इसके अलावा मध्य भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में ऐसे जंगल थे जहां लोग वनोपज इकट्ठा करते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। चूँकि मौर्य समाज बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा पाटलिपुत्र से दूर अन्य क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन साथ ही ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्यों ने सड़कों और नदियों को नियंत्रित करने की कोशिश भी की, जो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थे, और जो कुछ भी साधन कर और श्रद्धांजलि के रूप में उपलब्ध थे उन्हें इकट्ठा किया करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है
कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए महत्वपूर्ण था और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए। इन सामानों को केवल एक प्रभावी परिवहन प्रणाली या इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही स्थानांतरित किया जा सकता था। मौर्य साम्राज्य निश्चित रूप से एक विशाल साम्राज्य था और किसी भी अन्य राजा की तरह मौर्य शासकों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र हासिल करने की आकांक्षा की। लेकिन मौर्य शासक अशोक के जीवन में एक दौर आया जब उन्होंने युद्ध छोड़ने और शांति और प्रेम का संदेश फैलाने का फैसला किया। यह तब हुआ जब अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन वहाँ हिंसा को देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का फैसला किया। वह दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया। अपने एक अभिलेख में सम्राट अशोक कहते हैं, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। आइए अशोक के धम्म के बारे में विस्तार से जानें। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किया, जो न तो एक नया धर्म था और न ही एक नया राजनीतिक दर्शन, बल्कि यह जीवन को जीने का एक तरीका था, एक आचार संहिता और सिद्धांतों का एक समूह था जिसे साम्राज्य में शांतिपूर्ण समाज या समुदाय बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया और अभ्यास किया जाता था। अशोक के धम्म को लोक कल्याण की नीति के रूप में भी माना जा सकता है। धम्म के सिद्धांतों को विभिन्न समुदायों और धर्म के लोगों द्वारा स्वीकृति के लिए बनाया गया था। अशोक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को जोड़ते हुए समाज में सद्भावना बनाए रखना चाहते थे। साथ ही सम्राट अशोक ने लोगों के प्रति सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और उदारता रखने पर जोर दिया। अशोका धम्मा में बड़ों के प्रति आज्ञाकारी होने की भी बात करी गई है। धम्म की नीति में अहिंसा पर जोर दिया गया और युद्ध या हिंसा का बहिष्कार किया गया। अशोक ने समारोह और बलिदान को निरर्थक बताया। धम्म की नीति में अन्य कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं, जैसे कि पेड़ लगाना और कुएं खोदना। धम्म महामट्टक कहलाए जाने वाले अधिकारियों के एक समूह को धम्म के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और प्रचारित करने के लिए स्थापित किया गया था। अशोक ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बनाया। अब अशोक के धम्म के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं, जैसा कि मेजर रॉक एडिक्ट्स में वर्णित है। मेजर रॉक एडिक्ट 1 जानवरों के बलिदान और त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 2 सामाजिक कल्याण के उपायों से संबंधित है। इसमें पुरुषों और जानवरों के चिकित्सा उपचार, सड़कों के निर्माण, कुओं और पेड़ लगाने का उल्लेख है। मेजर रॉक एडिक्ट 3 घोषणा करता है कि ब्राह्मण और श्रमण के प्रति उदारता एक गुण है और किसी के माता पिता का सम्मान करना एक अच्छी गुणवत्ता है।
मेजर रॉक एडिक्ट 4 समाज पर धम्म के प्रभाव को उजागर करता है। ये सराहना करता है कि धम्म की नीति के द्वारा अनादर और हिंसक व्यवहार की रोकथाम की गई थी। काफ़ी हद तक जानवरों की हत्या भी रोक दी गई थी। मेजर रॉक एडिक्ट 5 में धम्म महामट्टा की नियुक्ति का उल्लेख है। इन विशेष अधिकारियों को राजा द्वारा सभी संप्रदायों और धर्मों के हितों की देखभाल करने और धम्म के संदेश को फैलाने के लिए नियुक्त किया गया था। मेजर रॉक एडिक्ट 6 धम्म महामट्टों के लिए एक निर्देश है। उन्हें बताया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट राजा के पास किसी भी समय ले जा सकते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 7 सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और एकता बनाए रखने के लिए एक दलील है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 में कहा गया है कि धम्म यात्रा सम्राट द्वारा किया जाएगा। सम्राट के शिकार अभियान को छोड़ दिया गया था। धम्म यात्राओं ने सम्राट को साम्राज्य के विभिन्न वर्गों के संपर्क में आने में सक्षम बनाया। मेजर रॉक एडिक्ट 9 जन्म, बीमारी, शादी के बाद और यात्रा पर जाने से पहले किए जाने वाले समारोह की उल्लंघना करता है। पत्नियों और माताओं द्वारा बनाए गए समारोहों की निंदा की। अशोक ने इसके बजाय धम्म के अभ्यास को अपनाने पर जोर दिया। मेजर रॉक एडिक्ट 10 प्रसिद्धि और महिमा को दर्शाता है और धम्म की नीति का अनुसरण करने का गुण प्रदान करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 11 धम्म की नीति का एक स्पष्टीकरण है। यह बड़ों के सम्मान के साथ साथ जानवरों को मारने से बचना और दोस्तों के प्रति उदारता रखने पर जोर देता है। मेजर रॉक एडिक्ट 12 संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक और अपील है। यह विभिन्न संप्रदायों या समूहों के बीच संघर्ष के कारण चिंता को दर्शाता है और सद्भाव के लिए अपनी दलील देता है। अशोक की धम्म की नीति को समझने में मेजर रॉक एडिक्ट 13 महत्वपूर्ण है। रॉक एडिक्ट युद्ध के बजाय धम्म द्वारा विजय के लिए प्रार्थना करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 14 में देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित शिलालेखों का वर्णन किया गया है। अशोक ने कहा, मेरा प्रभुत्व व्यापक है और बहुत कुछ लिखा जा चुका है और इसके साथ और भी कुछ लिखा जाना चाहिए ताकि लोग इसके अनुसार कार्य करें। अब आप अशोक के साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार को देखने के लिए इस मानचित्र पर एक नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे सम्राट अशोक ने क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला में रखे गए शिलालेखों की सहायता से धम्म के प्रसार को सुनिश्चित किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अशोक धम्मा एक आध्यात्मिक विचार था जिसे किसी भी शासक द्वारा एक नीति के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। अशोक का धम्मा केवल उच्च ध्वनि वाले वाक्यांशों का संग्रह नहीं था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर एकता, शांति और सद्भाव लाने के लिए इसे राज्य की नीति के रूप में अपनाने की कोशिश की। So this is all about this chapter. For more such academic videos, do subscribe to Constructing Minds. And for regular updates, please click the bell icon.